हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। बीपीएससी 171 आपदा प्रबंधन में आज चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपदाओं को रोकने के लिए, और भारत सरकार क्या काम कर रही है और क्या अब तक किया है डिजास्टर को रोकने के लिए। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 14 है आपदा प्रबंधन कार्यनीतियाँ। कार्यनीति यानी कि प्लानिंग। तो सबसे पहले परिचय थोड़ा देख लेते हैं। वर्तमान में आपदाएं अनेक कारणों की वजह से आ रही हैं, जैसे विषम मौसम की परिस्थितियां, है ना, मौसम में अचानक से बदलाव आ रहे हैं, विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि, दोस्तों नंबर 1 पे आने वाले हैं, मेरे ख्याल से आ ही गए हैं। अनियोजित शहरीकरण, दोषपूर्ण मानव की गतिविधियां, तो उद्योग धंधे लगाते जा रहे हैं, गाड़ियों का लगातार है वो बढ़ना भारत की सड़कों पे, ये भी दोस्तों आपदा के खतरों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इन कारणों की वजह से अत्यधिक जान माल का नुकसान होता है। आपदा महामारी विज्ञान अनुसंधान केंद्र CRED एक संस्था है, तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्यनीतियाँ की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में आपदाओं की वजह से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है भारत में। ठीक है, तो दोस्तों ये एक संस्था है CRED, और संयुक्त राष्ट्र ने एक कार्यनीति बनाई जिसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें कहा कि भारत में 20 सालों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो गया बाढ़, भूकंप, भूस्खलन की वजह से। सन 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया। न्यूनीकरण का मतलब कम करना। तो 1990 से लेकर सन 2000 ईस्वी के बीच में 10 सालों को दोस्तों कहा गया कि न्यूनीकरण दशक है। इसमें दुनिया के देश अपने यहाँ पर आने वाली नेचुरल डिजास्टर को कम करने के प्रयास करेंगे। इसके बाद दुनिया के देशों में आपदाओं पर नियंत्रण पाने हेतु अनेक उपाय किए गए। साथ ही आपदाओं की रोकथाम समुदायों को मजबूत बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए। आपदा प्रबंधन कार्यनीतियों का विकास देख लेते हैं, और इन कार्यनीतियों का विकास करने में हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो देख लेते हैं। देखो, अनेक आपदाओं से बचने हेतु एक देश अनेक आपदा प्रबंधन कार्यनीतियाँ बनाता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो प्लानिंग है, ये जो योजनाएं हैं, वो सफल नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों नीतियों और व्यवहार के बीच में अंतर। सरकार बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कर लेती है, अच्छी अच्छी नीतियां बना लेती हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लागू नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपदा में जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो सरकार आपदा प्रबंधन हेतु अच्छी अच्छी नीतियां तो बनाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इन्हें धरातल पर यानी कि ग्राउंड पर प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपदा प्रबंधन का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता अपने को। इसलिए आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे में सभी संस्थाओं को सक्रिय योजना बनाकर वास्तविक तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा पहले ही बता रखा है। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी संस्थाएं आती है, सरकारी, गैर सरकारी, है ना, और समुदाय आते हैं जो कि अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। तो इन सभी संस्थाओं को एक सक्रिय योजना बनाकर वास्तविक तैयारी पर ग्राउंड पर प्रैक्टिकल रूप से उन योजनाओं को लागू करना चाहिए, न कि सिर्फ कागजों के अंदर वो नीतियां सिमटी रहें। इससे संकटपूर्ण घटनाओं के प्रबंधन में निश्चितता और व्यवस्थित रूप आ सकेगा, और हम आपदाओं से लड़ सकेंगे। आगे चलते हैं कि आपदा प्रबंधन कार्य नीतियां असफल क्यों हो जाती है, क्योंकि भ्रष्ट व्यवहार, लोग पैसा खा जाते हैं। आपदा के दौरान भी समाज व कुछ प्रशासनिक अधिकारी लालच अपनाकर लाभ कमाना चाहते हैं। अधिकारी राहत संस्थानों से पैसा लेकर भलाई करने के बजाय खुद ही पैसे डकार जाते हैं पूरे। वास्तविक रूप में आपदा प्रबंधन कार्यनीतियां तभी सफल मानी जाएंगी जब भ्रष्ट व्यवहारों को रोका जाएगा और भ्रष्टाचार में लगे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे चलते हैं, जागरूकता और विश्लेषण की कमी। हर प्रकार की आपदा को नियंत्रित करने में एक विशिष्ट योजना की आवश्यकता होती है, लेकिन जागरूकता व सही समझ नहीं होने से अनावश्यक उपाय अपनाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ को रोकने के लिए एक अलग प्रकार की प्लानिंग करनी पड़ती है, भूकंप को रोकने के लिए अलग प्रकार की प्लानिंग, लेकिन कई बार जागरूकता की कमी, कई बार ट्रेनिंग नहीं मिल पाने की वजह से, कई बार एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाने की वजह से आपदा प्रबंधन की कार्यनीतियां फेल हो जाती हैं। अतः आपदा का पूरा विश्लेषण करके ही आपदा प्रबंधन कार्यनीतियां बनानी चाहिए। केंद्रीकृत दृष्टिकोण, ये क्या है दोस्तों? आपदा प्रबंधन कार्यनीतियों में केंद्रीकृत दृष्टिकोण
के कारण स्थानीय अधिकारी व केंद्र अधिकारियों के बीच शक्तियों दायित्वों में अंतर आ जाता है, जिससे स्थानीय स्तर के अधिकारी आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते। अतः आपदा कार्य नीतियों में विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो हमारी जो भारत की केंद्र सरकार है वही जिम्मा उठा ले कि हम ही आपदा को रोकेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, तो स्थानीय स्तर पे जितने संस्थाएं हैं, स्थानीय अधिकारी, उनके पास में पावर नहीं होते, राइट नहीं होते, कुछ नियम कानून नहीं बनाते हैं, फिर वो डिसीजन भी नहीं ले पाते स्थानीय स्तर पे अधिकारी। तो सब कुछ काम अगर केंद्र करे तो दोस्तों आपदा को रोकने में केंद्र को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो केंद्रीकृत दृष्टिकोण होने के कारण भी कार्य नीतियाँ हैं वो फेल हो जाती है। समन्वय की कमी, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, तालमेल। आपदा के दौरान अगर सरकारी गैर सरकारी संगठनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कर्मचारियों के बीच अगर सहयोग व तालमेल नहीं होता तो आपदा प्रबंधन कार्य नीतियाँ असफल हो जाती है, क्योंकि समन्वय की कमी के कारण प्रत्येक संस्था आपदा को रोकने हेतु अलग अलग दृष्टिकोण उपाय अपनाती है, जिसके वजह से आपदा प्रबंधन ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब 5 पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो आपदा प्रबंधन कार्य नीतियाँ हैं वो असफल क्यों हो जाती है। सरकार कागजों में तो अच्छी अच्छी बातें लिखती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है दोस्तों वो अलग है ना। जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, तो क्यों नुकसान होता है वो मैंने आपको अभी बताया है। एक और अच्छा सवाल दोस्तों, ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। आपदा प्रबंधन कार्य नीतियों पर बौद्धिक परिप्रेक्ष्य यानी कि नज़रिया, पर्सपेक्टिव, और बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल, दिमाग से संबंधित। तो दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है आपदा प्रबंधन को लेकर, किस प्रकार की नीतियां सरकारों को बनानी चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्य नीति 2009 में बनाई गई थी, और उसमें आपदा प्रबंधन की यह परिभाषा दी गई। किसमें? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्य नीति 2009 में। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें प्रशासनिक निर्णय, संगठन व कार्यात्मक कौशल का प्रयोग किया जाता है तथा नीतियों, कार्य नीतियों और समाज तथा समुदायों की क्षमता को बढ़ाकर, यानी कि समाज के लोगों को किस तरह से आपदा में लड़ना है, आपदा से उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाता है नीतियों को, ताकि लोगों को प्राकृतिक खतरों, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी आपदाओं से पड़ने वाले प्रभावों का पाठ पढ़ाकर कुछ सिखाया जा सके। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है आपदा प्रबंधन जिसमें अनेक पहलू शामिल होते हैं। विद्वान कैंटोन ने आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया, इनके दृष्टिकोण या इनकी सोच को हम पढ़ते हैं। तो विद्वान कैंटोन इन कार्य नीतियों में राज्य तथा स्थानीय सरकारों को प्रमुख अभिकर्ता यानी कि प्रिंसिपल एजेंट मानते हैं कि सब कुछ स्थानीय सरकारें और राज्य ही करेंगे आपदा से लोगों को बचाने के लिए, तथा कहते हैं कि इन्हें आपदा प्रबंधन हेतु एक अनुक्रिया प्रणाली तंत्र यानी कि रिस्पॉन्स सिस्टम मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि कोई भी आपदा आई तो वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम हो जो कि तुरंत रिस्पॉन्स कर सके और लोगों को बचा सके। ये विद्वान कैंटोन कह रहे हैं। विद्वान कापोकू एवं वेन मार्ट ने भी आपदा अनुक्रिया के लिए निम्न तत्व बताया है कि डिजास्टर को किस तरह से रोकना चाहिए, नए समस्या समाधान उपायों को सरकारों को अपनाना चाहिए, आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए, आपदा के समय श्रेष्ठ नेतृत्व हो, विकेंद्रित निर्णय लेना यानी कि स्थानीय स्तर पर भी लोगों के पास में अधिकार शक्ति हो, मानव अंतःक्रिया यानी कि इंसान एक दूसरे का हेल्प करें। इनके अलावा जो विद्वान कापोकू और वेन मार्ट ने इसके अलावा भी कुछ और सुझाव बताया कि रोबस्टनेस होना चाहिए, मजबूती जिसको कहते हैं हिंदी में, कि सरकार द्वारा एक मजबूत आपदा रिकवरी योजना बनानी चाहिए जिसमें आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाकर लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। रिसोर्सफुलनेस ये भी एक उपाय है, एक सुझाव है कि सरकारों को मानव संसाधनों का प्रयोग करके आपदा संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटानी चाहिए। रिडंडेंसी, दोस्तों रिडंडेंसी क्या होता है कि आपके पास में काफ़ी सारे विकल्प मौजूद है, ठीक है, अगर एक विकल्प फेल हो गया तो दूसरा विकल्प आप यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं रिडंडेंसी। सरकारों को आपदा से लड़ने हेतु एक से अधिक योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि एक योजना फेल भी हो गई तो विकल्प के तौर पे दूसरी योजना आपदा प्रबंधन में लागू की जा सकती है। आगे चलते हैं त्वरिता यानी कि रैपिडिटी। आपदा के दौरान हुए नुकसान की रिकवरी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये सब कह रहे हैं दोस्तों कापोकू और वेन मार्ट, इन्होंने उपाय समझाए थे कि किस तरह से सरकारें हैं वो आपदा प्रबंधन को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है। 4 पॉइंट ये हमें याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और संस्था है फेडरल आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी, फेमा,
संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है फेमा, जिसने आपातकालीन स्थितियों से निपटने हेतु कुछ उपाय हमें समझाए हैं, जैसे कि निर्देशन एवं नियंत्रण, संचार व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, चेतावनी प्रणाली को अच्छा बनाया जाए, आपातकालीन सार्वजनिक सूचना को प्रसार किया जाए, वैकल्पिक आश्रय स्थल यानी कि लोगों के लिए रहने के लिए अनेक स्थान बनाए जाने चाहिए, जनता की देखभाल करना, संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, ये भी दोस्तों आपदा की स्थिति में सरकारों को उपलब्ध करवाना चाहिए लोगों को, फेमा एजेंसी कह रही है। आगे चलते। इसके अलावा विद्वान क्रिस ट्यूटस ने आपदा कार्यनीतियों को सफल बनाने हेतु निम्न बिंदु बताएं, देख लेते हैं। विद्वान ट्यूटस क्या कह रहे हैं? सरकारों को संचार व्यवस्था पर ध्यान देते हुए आपदा स्थिति का सही विश्लेषण करने हेतु आंकड़ों का सही प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमारे पास सही डेटा होंगे, ठीक है, और बेहतर हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपदा से बचाया जा सकता है लोगों को। एक सहयोगात्मक पर्यावरण को विकसित करना चाहिए ताकि अधिक लोगों के जीवन को बचाकर पीड़ित लोगों की देखभाल की जा सके। मोबाइल एवं वेब आधारित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके राहत सहायता व उपाय का बनाने चाहिए। केरल में 2018 में जब बाढ़ आई दोस्तों, वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए गए, लोगों को कहा गया कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मोबाइल और वेब आधारित टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करके हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? विद्वान क्रिस ट्यूटस कह रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यनीति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 10 नंबर के सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या क्या प्लान किए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक। दशक का मतलब 10 साल की समय अवधि, न्यूनीकरण का मतलब कम करना, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 1989 को एक संकल्प पारित किया था और कहा था कि प्राकृतिक आपदा के द्वारा होने वाली लोगों की मौतों और बाधाओं, संकटों के कारणों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यों के माध्यम से कम किया जाएगा। ये एक संकल्प पारित किया था संयुक्त राष्ट्र ने। और इस संकल्प को पारित करने से पहले दोस्तों 1987 ईस्वी में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसको समझते हैं। तो दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु 11 दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये एक संयुक्त राष्ट्र का एक ऑर्गन अथवा अंग है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके अनेक काम होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1987 को। तो इस बैठक में दोस्तों 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया, यानी कि 10 सालों में मतलब सरकार को प्रयास करने होंगे कि अपने लोगों को आपदा से बचाया जाए। तो 1987 के बाद में दोस्तों 1989 में एक संकल्प भी पारित कर दिया गया और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। ये हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक। आया हुआ सवाल है, कह रहा हूँ वापस से रट लो। तो संकल्प प्रस्ताव जो कि 22 दिसंबर 1989 को पारित हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि जो विकासशील देश हैं वे 1990 के दशक में आ रही प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने हेतु अपने यहाँ पर वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके दिशा निर्देश व कार्यनीतियाँ बनाएं। तो दोस्तों बात है ना 1987 ईस्वी में चालू हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में। तो फिर 1990 के दशक को आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित कर दिया गया। 1987 के बाद में 1989 में एक और संकल्प पारित किया गया और कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए विकासशील देशों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के अंतर्गत विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के उपायों की योजना बनाकर उनका कार्यान्वयन करना, यानी कि लागू करना उन नीतियों को। विकासशील कार्यक्रमों को आपदा रोकथाम नीतियों के अनुसार बनाना चाहिए, यानी कि किसी भी देश में डेवलपमेंट के कोई भी काम हो रहा है, कहीं पे बांध बन रहा है, तो सबसे पहले ये देख लो क्या भूकंप तो नहीं आ जाएगा। उसी हिसाब से विकास के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए विकासशील देशों को। इसके अलावा दोस्तों आपदा से लड़ने हेतु एक तैयारी करना, रोकथाम, राहत, पुनः उत्थान यानी रिकवरी। जैसे कोई बिल्डिंग ढह गई है, लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, तो वापस से रिकवरी करवाना लोगों की, इनके महत्व को जनता तक बताकर समुदायों को ट्रेनिंग देना, ये भी इसे अंतर्राष्ट्रीय दशक न्यूनीकरण दशक में शामिल थी बातें। इसके अलावा दोस्त सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को मजबूत बनाकर मानव हेतु वैकल्पिक आश्रय स्थल बनाकर स्वास्थ्य देखभाल करना, यानी कि रहने के लिए अलग अलग टीन शेड वगैरह बना के दे देना, टेंट बना के दे देना, क्योंकि उनके घर तो तबाह हो चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, योकोहामा कार्यनीति। योकोहामा एक सिटी है जापान के अंदर और इसे
एक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, योकोहामा घोषणा पत्र। तो यह एक घोषणा पत्र जिसे मई 1994 ईस्वी में जापान के शहर योकोहामा में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक संकल्प पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों को अपनाकर विकासशील देशों ने प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन किया गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये घोषणा पत्र है, ठीक है, जिसे जापान के शहर योकोहामा में मई 1994 ईस्वी में ला गया था, योकोहामा घोषणा पत्र को। और इसका मकसद क्या था कि देखो, ये जो अभी मैंने आपको बताया है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, इसमें भी काफ़ी है ना बातें डिस्कस की गई थी और देशों ने कुछ टारगेट बनाए थे। उन टारगेट पे कितना काम किया, कितनी आपदाओं को रोकने के लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई हैं, उन्हीं योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों जापान की योकोहामा सिटी में देश इकट्ठा होते हैं और इस घोषणा पत्र में वो डिस्कस करते हैं कि भाई हमने अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दशक के अंतर्गत हमने ये प्रयास किए हैं। योकोहामा घोषणा प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, तैयारी और उनके प्रभावों को कम करने के लिए एक कार्य योजना और दिशा निर्देश थी जो कि अनेक देशों के द्वारा लागू की है। घोषणा पत्र में यह स्वीकारा गया कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव लगातार बढ़ ही रहा है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव है गरीबों पर पड़ता है। इस कार्यनीति में 10 सिद्धांत स्थापित किए गए, जिसमें देख लेते हैं प्रत्येक देश, योकोहामा घोषणा पत्र में 10 सिद्धांत बनाए गए थे। पहला सिद्धांत, प्रत्येक देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए प्रयास करेगा। विकासशील देश जो कम विकसित, स्थल रुद्ध, लैंडलॉक्ड देश कौन से होते हैं, जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए रहते हैं, जैसे मध्य एशिया का तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, चारों तरफ समुद्र नहीं है ना, जमीन से घिरे हुए। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ऐसे नेपाल है। तथा छोटे द्वीपीय देश, क्योंकि छोटे द्वीपीय देश जल्दी डूब जाएंगे अगर समुद्र का जल स्तर का बढ़ता रहा तो। समुद्र का जल स्तर बढ़ता रहा तो कौन डूबेगा, सबसे पहले छोटे छोटे टापू देश डूबेंगे। आपदाओं के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा वल्नरेबल है वो, तो उन पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से आपदाओं की रोकथाम, समन यानी कि मिटिगेशन, कम करना आपदा के प्रभावों को, और तैयारी के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को विकसित और मजबूत किया जाना चाहिए। ये योकोहामा कार्यनीति या योकोहामा घोषणा पत्र में कुछ सिद्धांत थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को आपदाओं को रोकने, कम करने और उनका समन करने हेतु प्रौद्योगिकियां साझा करनी चाहिए। यानी कि किसी देश के पास में अगर बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है तो उसको दुनिया के देशों को शेयर करना चाहिए ताकि वहाँ पर भी लोगों को बचाया जा सके। पर्यावरण संरक्षण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब एक विकास सतत विकास पर काम कर रहा होता है। तो गरीबी उन्मूलन पे यानी कि गरीबी को खत्म करने पर भी ध्यान देना चाहिए। आपदा प्रबंधन में स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों की भागीदारी बढ़ानी जानी चाहिए। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा लोगों का उतना ही बेहतर आपदा प्रबंधन होता है। और एक मजबूत चेतावनी प्रणाली तंत्र का विकास करना चाहिए। जोखिमों का आकलन करके ही कार्यनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए। आपदाओं से निपटने हेतु द्विपक्षीय यानी कि दो देशों के बीच में सहयोग और बहुपक्षीय यानी दो से ज़्यादा देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। तो योकोहामा कार्यनीति में 10 सिद्धांत आपको याद रखने। एक और इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक, ह्योगो फ्रेमवर्क। ये क्या था दोस्तों? ह्योगो फ्रेमवर्क। ह्योगो एक सिटी का नाम है, जापान की एक सिटी है, और जिस शहर में सम्मेलन बनाए जाते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसी शहर के नाम पर इनका नाम रख दिया जाता है। यह एक वैश्विक योजना थी जिसका मकसद आपदाओं के खतरे को कम करना था। इसे 2005 में जापान के शहर ह्योगो में आयोजित आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन में अपनाया गया था। तो यहाँ पे सम्मेलन हुआ, उसका नाम था आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन, और ये ह्योगो में हो रहा था, और यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क को बनाया गया। इस योजना को साल 2005 से 2015 के बीच में लागू किया गया था। कुछ टारगेट है देशों ने डिसाइड किए थे, हम ये काम करेंगे 2005 से 2015 के बीच। तो इसमें निम्न बातें शामिल थी, जैसे कि आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी करके संवेदनशीलता को कम करना ह्योगो फ्रेमवर्क में। आगे सतत विकास की नीतियां, योजना, कार्यक्रम बनाकर आपदा जोखिम को कम करना, समुदाय स्तर पर संस्थानों को क्षमताओं को मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का संरक्षण करते हुए जानकारी, ज्ञान, क्षमताओं को बढ़ाकर विकास करना तथा वैश्विक निर्भरता व सहयोग बढ़ाना। तो जिसके पास में जो भी नॉलेज है आपदा को रोकने के लिए वो शेयर करेगा दूसरे देशों के पास में, और आपसी सहयोग के द्वारा दुनिया के देश आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे,
तो बेहतर रूप से हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर पाएंगे। जोखिम प्रबंधन नीतियों को योजना व निर्माण प्रक्रियाओं को बनाते समय जेंडर संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि हमें इस तरह से जोखिम प्रबंधन नीतियाँ बनानी जानी चाहिए जो महिलाओं के साथ भेदभाव ना करें। ठीक है। सूचना प्रबंधन को शिक्षा प्रशिक्षण के साथ ही पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास करना चाहिए। कम विकासशील देशों को छोटे द्वीपीय देशों में आपदा जोखिम को प्रयासों को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव वल्नरेबल होते हैं। आपदा प्रबंधन में पुनःवास, यानी कि लोगों को उस स्थान से निकाल के दूसरे सुरक्षित स्थान पे ले जाना पुनःवास कहलाता है। रिहेबिलिटेशन पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन यानी कि उनके बिल्डिंगों को वापस से बना देना, और पुनरुत्थान यानी कि रिकवरी पर ध्यान देकर आपदाग्रस्त क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहिए। इसके अलावा भविष्य की आपदा जोखिम संवेदनशीलता कम करने के सभी प्रयास करने चाहिए। सरकारों को आपदा प्रबंधन में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर एकीकृत योजना बनाकर राहत आपदा के काम करने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक डिजास्टर को, एक आपदा को रोकने के लिए दोस्तों बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने चाहिए कि हम दूसरे देशों का मदद ले सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एक चेतावनी प्रणाली तंत्र यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारियों की मदद कर सकते हैं। ये हो गए बहुआयामी दृष्टिकोण, यानी कि एक समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। सरकार को एक एकीकृत योजना तैयार करनी चाहिए। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई भी एक सिटी है जो कि जापान में है। तो यह एक वैश्विक समझौता है जिसे आपदा जोखिम को कम करने हेतु बनाया गया था। इसे 2015 ईस्वी में जापान के सेंडाई शहर में हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पे आयोजित तीसरे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। तो आपदा न्यूनीकरण पे एक सम्मेलन चल रहा था जापान के अंदर सेंडाई शहर में, तो वहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। तो एक समझौता भी है एक तरह का। इस समझौते के उद्देश्य क्या है? साल 2030 तक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना। और सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्राथमिकताएं हैं, है ना, 4 प्राथमिकताएं हैं। पहले प्राथमिकता आपदा जोखिम को समझना। तो इसमें किसी क्षेत्र की संवेदनशीलता, क्षमता, व्यक्तियों, संस्थाओं का प्रदर्शन कि किस तरह से एजेंसियां परफॉर्म कर रही हैं आपदा जोखिम को समझने के लिए, संपत्तियों के खतरे पर्यावरण के सभी आयामों को समझा जाता है कि किस प्रकार से लोगों को बचाया जाएगा, है ना, पर्यावरण का बिना नुकसान किए हुए। आपदा जोखिम से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, अनुक्रिया व तैयारी में किया जाता है। शासन को मजबूत बनाना ही दूसरी प्राथमिकता के क्षेत्र है। आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देना, कि जैसे कि कोई आपदा ही तुरंत उसका रिस्पॉन्स देना अनुक्रिया कहलाता है। हेतु स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शासन को मजबूत बनाना चाहिए, यानी कि देश की सरकार भी योगदान दे आपदाओं कम करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं भी आगे आए और वहाँ के स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकारें भी हेल्प करें लोगों की, ताकि आपदा राहत व पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए जा सके। इसके अलावा निवेश करना, सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए ताकि आपदा के प्रति लोगों की संवेदनशीलता को कम किया जा सके। तो जैसे कि सड़कें बना देनी चाहिए, हाईवे बना देने चाहिए, अस्पताल बना देने चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सरकारों को ताकि आपदा अगर आए तो भी जान माल का कम नुकसान हो। बिल्ड बैक बेटर, इसका मतलब क्या? बिल्ड मतलब बनाना, बैक का मतलब बैकअप, एक तरह का बैकअप, बेटर मतलब बहुत अच्छा, तुलनात्मक रूप से। तो इसमें पुनः उत्थान यानी कि रिकवरी, पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन, और पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन शामिल होता है, जो समुदायों को आपदा के प्रति मजबूत बनाता है। सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्राथमिकताओं के अलावा 7 वैश्विक ग्लोबल गोल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि 2020 और 2030 के दशकों में वैश्विक मृत्यु दर 1 लाख प्रति औसत दर से कम करना, यानी कि यहाँ पे इंसान मतलब देखो मारे तो जाएंगे आपदा के अंदर, लेकिन कम मारे जाएं, और कितने? 1 लाख प्रति औसत दर से कम करना, जितने कम हो सकता है उतना कम। 2005 और 2015 की अवधि के तुलना में सन 2020 से 2030 के दशकों में प्रभावित लोगों की जनसंख्या को वैश्विक औसत दर से कम करना। इसके अलावा आर्थिक क्षति को कम करना, यानी कि संपत्तियों का नुकसान कम से कम हो। साल 2030 तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं का प्रसार व पुनः उत्थान करना, यानी कि स्कूल्स और ये हॉस्पिटल्स बनाना 2030 तक। साल 2030 तक आपदा जोखिम को भी कम करना। साल 2030 तक विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इसके साथ ही साल 2030 तक पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना। किसमें शामिल था? सेंडाई फ्रेमवर्क में शामिल था। तो बढ़िया लगा पढ़ना? कमेंट करना कैसा आपको समझ में आ रहा है, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ दोस्त? बिल्कुल आप बताना, है ना। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, कि भारत क्या एफर्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए। तो भारत में आपदाओं के आने का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, सालों से यहाँ पे आपदाएं आती रही है, बाढ़, भूकंप, ये सब। इस कोटिले के जो देखो कोटिले
गुप्त काल का एक अर्थशास्त्री था, एक विद्वान था कौटिल्य, चाणक्य भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, इसमें भी आपदाओं से निपटने हेतु उन्होंने कुछ बातें कही थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक जो जिसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। देखो 1989 में आपको मैंने बताया था कि एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। 1987 में तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था, उसके बाद में 89 में बातें चली। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक 1989 के घोषणा पत्र की बातें मानकर आपदा प्रबंधन हेतु नियम बनाए। साल 1994 की योकोहामा कार्यनीति भी हम मानते हैं। इसके अलावा 2005 के ह्योगो फ्रेमवर्क की बातें भारत ने मानी है और अपने यहाँ पर कुछ अप्लाई भी किया है बातों को। इन्हीं कार्यनीतियों की बदौलत भारत ने अनेक आपदाओं का बेहतर प्रबंधन किया है और जान माल का नुकसान है बहुत कम हुआ है। फिर लातूर भूकंप, लातूर महाराष्ट्र में मालपा भूकंप 1994 में आया था। उड़ीसा महाचक्रवात जिसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 1999 ईस्वी। भुज भूकंप 2001 और भारतीय महासागर सुनामी 2004 और उत्तराखंड में प्रलय आई थी, कौन भूल सकता है, 2013 वाली। और चेन्नई व केरल में चक्रवात आया था 2018 में। ठीक है, तो भारत सरकार ने दोस्तों ह्योगो फ्रेमवर्क, योकोहामा कार्यनीति से काफ़ी बातें सीखकर अप्लाई की इन आपदाओं में और लोगों को बचाया है। भारत में आपदा राहत हेतु पहला जो व्यवस्थित प्रयास था 1999 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि दोस्तों जेसी पंत की अध्यक्षता में एक जेसी पंत समिति बनाई गई और भारत सरकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयास देखो आपदाओं को रोकने के लिए। पहला तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया था। इसके तहत 3 संस्थाएं या 3 एजेंसियां बनी। पहली है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी एनडीएमए, फिर दूसरा एसडीएमए डीडीएमए। तो एक का बना देता हूँ इंग्लिश में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, और बाकी के लिए आप बना लेना इंग्लिश में। 2005 में आपदा प्रबंधन नीति भी बनाई भारत सरकार ने, और भारत की जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 थी वो सेंडाई फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर तैयार की थी भारत ने। तो हम बातें तो मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रयास किए जाते हैं भारत उनकी बातें मानता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में कौन से लक्ष्य भारत ने डिसाइड किए हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। भारत को आपदाओं के प्रति सुरक्षित बनाना, जीवन को बचाना, आजीविका व संपत्तियों को बचाना, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण का संरक्षण करना, समुदायों की क्षमताओं का विकास करना, प्रशासकीय संरचना को मजबूत करना, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, आपदाओं को रोकने के लिए वो पैसे ना खाएं, अच्छे से काम करें, जनता से तालमेल बना करके चलें। तो दोस्तों निष्कर्ष के रूप में मैं लिख देता हूं, 20 नंबर का सवाल आ भी सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए आपदा प्रबंधन के लिए। तो 21वीं सदी में आपदाओं की तीव्रता व बारंबारता बढ़ गई है। तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, यानी कि भूकंप पहले 5 रिएक्टर का आता है तो अब 6 या 7 का आ रहा है, बहुत तगड़े झटके अब आ रहे हैं, तो ये तीव्रता हो गई। बारंबारता यानी कि फ्रिक्वेंसी, यानी कि पहले साल में 2 बार भूकंप आते थे, अब 20 बार आने लग गए, तो बार बार आ रहे हैं और बहुत तगड़े तरीके से आ रहे हैं। निष्कर्षतः है भारत को सशक्त आपदा प्रबंधन कार्यनीतियां बनानी होंगी और लागू करनी होंगी। तो दोस्तों मैंने ये सब्जेक्ट अभी तक तो बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको समझ में भी आ रहा है। इसका एक और चैप्टर बाकी रह रहा है, ये इकाई नंबर 15, जिसके अंदर भारत में आई हुई अनेक आपदाएं पढ़ेंगे, जैसे कि भुज में भूकंप आया था, ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा महाचक्रवात पढ़ेंगे, राइट। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, है ना, वो भी आप बताना है आपको ज़रूर, ठीक है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।